हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दृष्टि से दोस्तों प्राचीन भारत के इतिहास के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2। दोस्तों इसके पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं, जिसमें दोस्तों हम 30 क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हमने कंप्लीट किया है। आज के वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 60 तक देखेंगे, जो दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डॉट डॉट थे महाजनपद बन गए। यानी दोस्तों आपसे पूछा है महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं जो महाजनपद थे इनका आपको वर्णन कहाँ मिलता है या इनका स्रोत क्या है। तो दोस्तों इनका स्रोत है बौद्ध धर्म का एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। क्या नाम है दोस्तों उसका? अंगुत्तर ग्रंथ। कौन सा दोस्तों? अंगुत्तर ग्रंथ अंगुत्तर निकाय ग्रंथ। कौन सा दोस्तों? अंगुत्तर निकाय ग्रंथ। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। इसमें दोस्तों महाजनपदों का वर्णन मिलता है और ऐसा माना जाता है जो महाजनपद थे इनका उदय जो है 6वीं शताब्दी के आसपास हुआ। कब दोस्तों? 6वीं शताब्दी में हुआ। दोस्तों जो महाजनपद थे इनकी संख्या 16 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है? 16 बताई जाती है। कौन कौन से थे आइए जान लेते हैं। पहला था दोस्तों अंग, दूसरा था मगध। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महाजनपद से एक क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। काशी है दोस्तों, फिर वज्जी है, वज्जी नाम से आता है। फिर दोस्तों एक वत्स नाम से आता है। फिर आता है दोस्तों अवंती। कौन सा दोस्तों? अवंती आता है। फिर आता है दोस्तों कोसल कोसल जो दोस्तों कोसल आगे चल के अयोध्या बन गया, वही कोसल है ये। अगला आता है दोस्तों पांचाल। कौन सा आता है? पांचाल के बाद दोस्तों मल्ल आता है। मल्ल के बाद दोस्तों कुरु आता है। कौन सा आता है? कुरु आता है। कुरु की बात करें, कुरु के बाद आता है दोस्तों चेदी आता है। चेदी वंश के बाद दोस्तों कंबोज आता है। कंबोज महाजनपद आता है। कंबोज महाजनपद की बात करें दोस्तों, उसके बाद कौन सा आता है? मत्स्य महाजनपद आता है। और फिर आता है दोस्तों सूरसेन महाजनपद। सूरसेन के बाद आता है दोस्तों गांधार महाजनपद और गांधार के बाद आता है असमक महाजनपद। तो दोस्तों ये रहे 16 जनपद, इनको दोस्तों नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। आइए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? सबसे पहली बात तो दोस्तों जो भगवान महावीर थे इनका जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व हुआ था, ये बात नोट कर लीजिएगा। और इनका जन्म दोस्तों बताया जाता है, जो इनका जन्म है वह वैशाली में हुआ था। वैशाली कहाँ पड़ता है दोस्तों? कुंडग्राम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? कुंडग्राम में वैशाली पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ। जो महावीर स्वामी है इनकी मृत्यु की बात करें तो दोस्तों इनकी मृत्यु जो है यह बिहार के पावापुरी में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। दोस्तों जो महावीर स्वामी थे यह जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। क्या दोस्तों? अंतिम जो है तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 33, मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? नागसेन ने, बुद्ध घोष ने, वसुबंधु ने या दोस्तों अश्वघोष ने? बताइए। मिलिंद पन्हों में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? दोस्तों मिलिंद पन्हों, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि जो मिलिंद पन्हों है यह क्या है? तो दोस्तों ये बौद्ध ग्रंथ है। क्या दोस्तों? ये बौद्धों का क्या है? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह बात नोट कर लीजिएगा। जिसकी भाषा क्या है दोस्तों? पाली भाषा है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पाली भाषा में रचित है दोस्तों। इसमें दोस्तों मिलिंद तथा नागसेन के मध्य जो बौद्ध मत पर आधारित जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया गया। किसके किसके मध्य दोस्तों? मिलिंद और दोस्तों नागसेन जो है इसके मध्य जो बौद्ध धर्म को लेकर जो वार्तालाप हुई है उसका वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। और इस ग्रंथ में जो सवालों का जवाब दिया है वह नागसेन ने दिया है। किसने दिया है दोस्तों? नागसेन ने दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तिरुनवेली में, मदुरई में, कापत्यपुरम में या दक्षिण मदुरई में? बताइए।
जो दोस्तों दूसरा तमिल संगम था वह कहाँ संपन्न हुआ? तो दोस्तों जो दूसरा तमिल संगम था यह कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ कापत्यपुरम में। कहाँ हुआ? कापत्यपुरम में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला यह भी परीक्षा में पूछ सकता है, जो पहला था यह कहाँ हुआ था? पहला तमिल संगम तथा जो तीसरा तमिल संगम था, पहला प्लस तीसरा, ये दोनों कहाँ हुए थे? यह मदुरई में हुए थे। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। तमिल जो दोस्तों व्याकरण ग्रंथ को तोलकपियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। दोस्तों एक है तमिल व्याकरण ग्रंथ जिसका नाम है तोलकपित्यम। क्या दोस्तों? तोलकपित्यम। इसका संबंध भी तमिल कवियों से है, यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों प्राचीन भारत में दक्षिण भाग में 3 संगम आयोजित किए गए थे, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये दोस्तों तमिल कवियों द्वारा आयोजित किए गए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? इटली से है, पर्सिया से है, ग्रीस से है या चीन से है? बताइए। जो दोस्तों प्रसिद्ध यात्री फाहियान था यह किस देश से संबंधित था? तो दोस्तों फाहियान चीन से संबंधित था। कहां से? चीन से इसका संबंध था। ये दोस्तों भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में। 3 है दोस्तों, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो थे उनके शासनकाल में यह भारत आया था। फाहियान दोस्तों भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए चीन से भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन सा था? तो फाहियान था। दोस्तों फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अपनी भारत यात्रा के दौरान दोस्तों फाहियान जो था 6 वर्षों तक यहीं रुका हुआ था, यानी 6 वर्ष तक यह भारत में रहकर गया था। जो चीनी यात्री था फाहियान दोस्तों बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। यदि आपसे पूछ ले कि जो फाहियान है वह किस उद्देश्य से भारत आया था, तो दोस्तों यह बौद्ध धर्म तथा उनके ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत आया था। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था, चन्ना था, शुद्धोधन था या कंथक था? बताइए। तो दोस्तों जो भगवान बुद्ध थे इनका जो वास्तविक नाम था वह सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और इनका जो जन्म है वह कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। कब हुआ था? लुम्बिनी। कहाँ हुआ था दोस्तों? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो दोस्तों वर्तमान नेपाल में स्थित है। कहाँ है? वर्तमान नेपाल में स्थित है। दोस्तों इनका जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है। यह बातें भी नोट कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकती हैं। जो सिद्धार्थ यानी जो गौतम बुद्ध थे, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन था। और इनकी माता जी का यदि नाम की बात करें तो माता जी का नाम माया देवी था। क्या था दोस्तों? माया देवी था। दोस्तों चन्ना नाम आया है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। चन्ना दोस्तों गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। चन्ना क्या था इनका? सारथी मान लीजिए या दोस्तों सेवक मान लीजिए। दोस्तों कंथक, ये नाम भी जान लेते हैं। कंथक दोस्तों गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था। किसका नाम था? घोड़े का नाम था। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, हमने पूरा दोस्तों पोस्टमार्टम इसका कर दिया है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37, दोस्तों जिंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ईसाई धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म या दोस्तों इस्लाम धर्म? बताइए। जिंद अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है। कौन सा है दोस्तों? बाइबल है। इनको भी नोट कर लीजिएगा, यह भी क्वेश्चन बनता है, आप तो देख ही सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब है। कौन सा है दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब जो है यह सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। दोस्तों इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें दोस्तों कुरान है। क्या है दोस्तों? कुरान है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर पारसी हो जाएगा। जो जिंद अवेस्ता है यह पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38,
पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से जैन तीर्थंकर बने? दोस्तों सबसे पहली बात, पार्श्वनाथ क्या थे? एक क्षत्रिय थे। और कहाँ के थे ये दोस्तों? बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो दोस्तों यह कौन से नंबर के तीर्थंकर बने? पहले नंबर के, द्वितीय नंबर के, 23वें नंबर के, या दोस्तों 24वें नंबर के? दोस्तों 24वें नंबर के तो महावीर स्वामी थे। कौन से थे? महावीर स्वामी थे। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और 23वें नंबर के कौन थे? 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। द्वितीय नंबर की बात करें दोस्तों, अजीतनाथ थे। कौन थे दोस्तों? अजीतनाथ द्वितीय नंबर के थे। पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? पहले के बारे में भी नोट कर लीजिएगा, ऋषभ देव। कौन थे दोस्तों? ऋषभ देव पहले तीर्थंकर माने जाते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह दोस्तों क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? धम्मचक्कपवत्त सूत्र, या दोस्तों आदित्य पर्यात सूत्र, या दोस्तों अनंत लखना सूत्र, या दोस्तों ब्रह्मजल सूत्र? बताइए। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों अग्नि उपदेश की बात करें, अग्नि उपदेश के रूप में आदित्य पर्यात सुत को जाना जाता है। दोस्तों अग्नि उपदेश के रूप में इसे जाना जाता है। इस उपदेश में दोस्तों गौतम बुद्ध ने इंद्रियों, किसको दोस्तों? इंद्रियों प्लस दोस्तों मन और दोस्तों वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति पाने के उपाय बताए हैं। आपसे यहां पर सीधा सा क्वेश्चन यह भी बोल सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध ने इंद्रियों, मन तथा वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति पाने के लिए कौन सा उपदेश दिया था? दोस्तों आदित्य पर्याय उपदेश दिया था। आदित्य पर्याय सुत उपदेश दिया था, जिसको दोस्तों अग्नि उपदेश भी कहा जाता है। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, बुद्धचरित नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद्र ने, या दोस्तों अश्वघोष ने? बताइए। जो बुद्धचरित नामक महाकाव्य है इसको किसने लिखा था? दोस्तों बुद्धचरित नामक जो महान काव्य है या महाकाव्य है अश्वघोष जी का है। किसका है दोस्तों? अश्वघोष का है। और अब अश्वघोष किसके दरबार में थे दोस्तों? तो यह कनिष्क के दरबार में थे। किसके? कनिष्क के दरबार के राजकवि थे। और जो अश्वघोष है इन्होंने क्या किया था? सौंदरानंद काव्यम की भी रचना की थी। किसकी रचना दोस्तों? नोट कर लीजिएगा इसको, सौंदरानंद काव्यम। ये भी किसकी रचना है? अश्वघोष की रचना है। परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागार्जुन दोस्तों कनिष्क के समकालीन थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि नागार्जुन किसके समकालीन थे? तो दोस्तों नागार्जुन जो थे वह कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को दोस्तों माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसका प्रवर्तक माना जाता है? माध्यमिक और दोस्तों शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? बताइए दोस्तों। मणिमेगलई, या शिल्पत्दिकारम, या तोल्काप्पियम, या दोस्तों जीवक चिंतामणि? बताइए कौन सा है जो संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ है जो व्याकरण और काव्य साहित्य से संबंधित है? तो वह है दोस्तों तोल्काप्पियम। यह दोस्तों यह एक व्याकरण ग्रंथ है और काव्य शास्त्र से भी संबंधित है। इसका संबंध दोस्तों तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। किससे दोस्तों? जो तमिल साहित्य के संगम हुए थे उसमें इसका संबंध दूसरे संगम से है। दोस्तों मणिमेगलई जो है, मणिमेगलई का संबंध किससे है? यह भी एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना दोस्तों किसने की थी? कवि जो चितलाई। कौन दोस्तों? कवि जो चितलाई चतनार
थे इन्होंने इसकी रचना की थी। नाम दोस्तों थोड़ा हार्ड है, इसलिए थोड़ा दोस्तों एडजस्ट करिएगा। यह दोस्तों जो सिलप्पदिकारम है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना दोस्तों इलांगो ने की थी। किसने दोस्तों? इलांगो आदिगल जो थे इन्होंने की थी। यह भी दोस्तों क्या है? यह दोस्तों तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है, यह भी नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन यहां पर बन सकता है कि बताइए तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो दोस्तों वह है कौन सा दोस्तों? सिलप्पदिकारम। ये बात भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जीवत चिंतामणि, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसकी रचना किसने की थी? जैन मुनि तिरुक्तकरदेव ने। किसने दोस्तों? जैन मुनि थे, क्या नाम था इनका दोस्तों? तिरुक्त देवर इनका नाम था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। और यह भी क्या है? एक तमिल महाकाव्य ही है, यह बात भी नोट करिएगा। ऑप्शन सी क्या हो गया इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प या धन विज्ञान से संबंधित है? गंधर्व वेद, आयुर्वेद या दोस्तों शिल्प शास्त्र या धनुर्वेद? बताइए, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन दोस्तों। चलिए इसका भी थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, शिल्प शास्त्र। जो वैदिक ग्रंथ शिल्प और धन से संबंधित है वह शिल्प शास्त्र है दोस्तों। शिल्प शास्त्र क्या है? एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। तो दोस्तों जब आप विभिन्न प्रकार की कलाएं या हस्तशिल्प सीख लेते हैं तो दोस्तों आप कोई ना कोई कार्य करने लगते हैं और आप धन का अर्जन करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों धन विज्ञान से संबंधित ग्रंथ भी इसी को कहा गया है दोस्तों। गंधर्व वेद की बात करें तो गंधर्व वेद क्या है दोस्तों? ये 4 उपवेदों में से एक है। जो दोस्तों हमारे 4 उपवेद हैं उनमें से यह एक है दोस्तों। अन्य तीन उपवेद कौन कौन से हैं? धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद और गंधर्ववेद, ये चारों के नाम हैं। इन बातों को नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43, पहली जैन परिषद कहां आयोजित की गई थी? यह भी दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में या दोस्तों मदुरई में या दोस्तों वल्लभी में? बताइए, जो पहली जैन परिषद है इसका आयोजन कहां किया गया था? दोस्तों जो पहली जैन परिषद है इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। कहां किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो पहली जैन परिषद है इसका आयोजन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके शासनकाल में जो पहली जैन परिषद है इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने की थी। किसने की थी दोस्तों? स्थूलभद्र ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी दोस्तों। कब की थी इसकी? ये कब हुई थी? लगभग दोस्तों 300 ईसा पूर्व मानी जाती है। पहली जो जैन परिषद है इसका आयोजन 300 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरी की बात करें दोस्तों, दूसरी जैन परिषद वल्लभी में हुई थी। कहां हुई थी? दूसरी कहां हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और दूसरी जैन परिषद का आयोजन दोस्तों देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया था। और यह दोस्तों लगभग 512 ईसा पूर्व माना जाता है। यह बात भी नोट करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया है? जीवक चिंतामणि, सिलप्पदिकारम, रामायण या महाभारत? बताइए, वेद व्यास द्वारा रचित कौन सा है जो महाकाव्य है? दोस्तों वेद व्यास जी की बात करें तो इन्होंने महाभारत लिखी है। क्या लिखी है? महाभारत लिखी है। यानी ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। रामायण किसने लिखी है? तो दोस्तों महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखी है। किसने दोस्तों? महर्षि वाल्मीकि जी जो हैं इन्होंने रामायण को लिखा है दोस्तों। शिलप्पदिकारम की रचना किसने की थी? इसकी रचना दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चनों में भी चर्चा की, इलांगो ने की थी। इलांगो आदिगल इनका पूरा नाम था। जीवक चिंतामणि की रचना दोस्तों किसने की थी? तिरुक्त देवर ने। किसने दोस्तों? तिरुक्त देवर ने की थी। अभी पीछे भी हमने दोस्तों इसकी चर्चा की है। जो क्वेश्चन था आपने देखा होगा, इनका नाम थोड़ा हार्ड है। तिरुक्त देवर ने की थी जीवक चिंतामणि की रचना। इस क्वेश्चन के सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ज्योतिष, विज्ञान, व्याकरण या अंकगणित? बताइए दोस्तों। महर्षि पाणिनि द्वारा जो
अष्टाध्यायी पुस्तक लिखी गई है यह एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है दोस्तों? यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसका संबंध किससे है? व्याकरण से है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों महर्षि जो पाणिनि थे ये संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध एक व्याकरण थे, यानी व्याकरण के क्या थे? बहुत बड़े ज्ञाता थे। जो अष्टाध्यायी है दोस्तों इसमें 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं, इसलिए दोस्तों इसका नाम अष्टाध्यायी पड़ गया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन था, दंती दुर्ग था, सतकर्णी था या अमोघ वर्ष था? बताइए। तो दोस्तों राष्ट्रकूट जो वंश है इसके जो संस्थापक थे और प्रथम राजा थे वह कौन थे? दंती दुर्ग थे, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट राजवंश का जो शासन काल है दोस्तों वह 6वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। यह बात भी नोट करते चलिएगा। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भाग पर शासन किया। कहां दोस्तों? उत्तरी, दक्षिणी और दोस्तों मध्य भाग पर शासन किया। किसने? राष्ट्रकूट वंश ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ था, बिंदुसार था, चाणक्य था या दोस्तों अशोक था? बताइए। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, ये बात तो आप सभी जानते हैं। और इसके उत्तराधिकारी की बात करें तो बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ही बिंदुसार था, ये बात भी याद रखिएगा। दोस्तों बिंदुसार के पुत्र की बात करें तो बिंदुसार का पुत्र अशोक था। कौन सा था? कौन था? अशोक था। ये क्वेश्चंस भी परीक्षा में ट्रेंड करते हैं। दोस्तों बिंदुसार जो थे इन्होंने लगभग 227 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार को दोस्तों अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है इनका? अमित्रघात था। क्या दोस्तों? अमित्रघात भी इन्हीं का नाम था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था? सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ जो शीर्ष है, यानी सिंह चतुर्भुज का जो स्तंभ का जो शीर्ष है वह किसके द्वारा बनवाया गया था? अकबर के द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा? बताइए। तो दोस्तों जो सारनाथ के स्तंभ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष है यह दोस्तों किसके द्वारा बनवाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों इस सिंह का दोस्तों चतुर्भुज इस स्तंभ शीर्ष को ही जो दोस्तों भारतीय हमारा अपना संविधान है, भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। इसमें दोस्तों शेरों की संख्या 4 है। एक शेर दोस्तों 3 आपको नजर आएंगे, एक उसके पीछे है, इसलिए दोस्तों इसको सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष भी कहा गया है। दोस्तों जो सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण है दोस्तों यह लगभग 250 ईसा पूर्व माना जाता है, 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49वां क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? चोल वंश, चेर वंश, कुषाण वंश या चालुक्य वंश? बताइए। जो दोस्तों कनिष्क थे यह कुषाण वंश के महान राजा थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल। कौन सा दोस्तों? कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस। कौन दोस्तों? कुजल कडफिसेस इसका संस्थापक माना जाता है। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में दोस्तों गंधार कला का सर्वाधिक विकास हुआ। ये क्वेश्चन भी दोस्तों परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि जो गंधार कला थी इसका जो सर्वाधिक विकास है वह किसके शासन काल में हुआ? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डॉट डॉट पैटर्न में रखा गया था। सर्कुलर ग्रिड, रेक्टेंगुलर ग्रिड, स्क्वायर ग्रिड या दोस्तों रेडियल ग्रिड? बताइए। जो हड़प्पा सभ्यता में कस्बे थे उनको दोस्तों किस पैटर्न में रखा गया था? दोस्तों जो हड़प्पा सभ्यता के कस्बे थे इनको रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता को दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए दोस्तों प्रसिद्ध था। किसके लिए? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यह नगर नियोजन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों ग्रिड पैटर्न में दोस्तों शहर, कस्बे
कस्बों और दोस्तों कस्बों की सड़कें एवं दूसरे का समकोण पर काटती थी। क्या दोस्तों, जो हड़प्पा सभ्यता के पैटर्न में दोस्तों सड़कें थी वह कैसी थी, ग्रिड, उसमें किसमें थी, ग्रिड पैटर्न में थी। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या सिख धर्म, बताइए। जो दोस्तों महायान शब्द है यह किस धर्म से संबंधित है, तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है, बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म के दोस्तों दो दोस्तों शाखाएं हैं। कौन कौन सी, हीनयान और दोस्तों महायान। क्या है दोस्तों, हीनयान और महायान। जो हीनयान संप्रदाय है ये दोस्तों बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप माना जाता है, जबकि हीनयान संप्रदाय प्राचीन रूप माना जाता है। जो हीनयान संप्रदाय के लोग दोस्तों कर्म और धर्म पर विश्वास करते थे। किसके दोस्तों, जो हीनयान संप्रदाय है इसके जो लोग थे वह कर्म और धर्म पर विश्वास करते थे। क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में या राजस्थान में, बताइए। जो लोथल नाम का हड़प्पा शहर है वह किस संप्रदाय में किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह गुजरात राज्य में। लोथल का संबंध गुजरात राज्य से है। दोस्तों लोथल को हड़प्पा सभ्यता का डाक यार्ड क्या बोला जाता है, डाक यार्ड, यानी दोस्तों जहाजों की गोदी। क्या दोस्तों, जहाजों की गोदी कहा जाता है। किसको दोस्तों, लोथल को। ये बात नोट कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है, 6 और 4, 2 और 8, 8 और 6 या 4 और 8, बताइए दोस्तों। दोस्तों जो बौद्ध धर्म की नींव है उनकी संख्या 4 है और उनकी सच्चाइयां कितनी हैं, 8 हैं, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य कहा है। आपसे पूछ सकता है कि 4 महान सच्चाइयों को आर्य सत्य किसने कहा है, तो दोस्तों किसने कहा है, भगवान बुद्ध ने कहा है। दोस्तों इसके बाद जो 8 अंगीय पथ हैं इनको भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा है। क्या कहा है, अष्टांगिक मार्ग कहा है। क्या कहा है दोस्तों, अष्टांगिक मार्ग कहा है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की किस भाषा का प्रयोग किया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि गौतम बुद्ध के जो उपदेश थे वह किस भाषा में दिए गए थे। दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। किस भाषा में दिए गए थे, पाली भाषा में दिए गए थे। दोस्तों पाली भाषा का उद्भव भी 6वीं शताब्दी में ही हुआ था, जो दोस्तों भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक प्राचीन भाषा है। ऑप्शन डी हो गया, राइट आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से, पारसी धर्म से, जैन धर्म से या बौद्ध धर्म से, बताइए। जो दोस्तों त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ है इसका संबंध किससे माना जाता है, तो दोस्तों इसका संबंध बौद्ध धर्म से माना जाता है। किससे माना जाता है, बौद्ध धर्म से माना जाता है। त्रिपिटक की भाषा कौन सी है दोस्तों, त्रिपिटक की भाषा कौन सी है, पाली भाषा है। ये बात भी नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 56, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित किया गया है। त्रिपिटक, विनय पिटक, दोस्तों अभिधम्म पिटक या सुत्त पिटक, बताइए। उस बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम बताना है जिसमें दोस्तों भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों वह है विनय पिटक। कौन सा है, विनय पिटक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या महायान बौद्ध धर्म से, बताइए। दोस्तों जो बोधिसत्व है इसकी अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोस्तों बोधिसत्व का यह आशय है कि 10 पारमिताओं का जो पूर्ण रूप से पालन करने वाला है वह हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थीं। यह बात
किसका मानना था, बोधिसत्व का क्या मानना था कि 10 पारमिताओं का जो पूर्ण रूप से पालन करने वाला है वह क्या है दोस्तों, वह बोधिसत्व है। क्या है दोस्तों, वह बोधिसत्व है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 58, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। इस्लाम कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद या ईसाई धर्म बाइबल। तो दोस्तों असत्य संगत कौन सा है, सी नंबर। जो जैन धर्म है वह उपनिषद का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, हिंदू धर्म से इसका संबंध है, किसका, उपनिषद का। इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान बिल्कुल सही है दोस्तों। जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, जैन धर्म दोस्तों पवित्र ग्रंथ है, वह कौन सा है, आगम साहित्य। कौन सा है दोस्तों, आगम साहित्य। नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, गुजरात, पंजाब या पश्चिम बंगाल। बताइए, जो विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा है वह निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहां स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्नाटक राज्य के श्रवणबेल गोला गांव में, कहा दोस्तों, श्रवणबेल गोला गांव में स्थित है जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है वही है। दोस्तों गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है यह किसकी बनी हुई है, यह ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से निर्मित है। दोस्तों गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था, 9वीं शताब्दी में हुआ था। दोस्तों गोमतेश्वर की जो प्रतिमा है यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। किसको दोस्तों, जो बाहुबली थे, बाहुबली कौन थे, बाहुबली ऋषभदेव के प्रथम पुत्र थे, इनसे संबंधित है। और ऋषभदेव कौन थे, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या दोस्तों बिहार में। बताइए दोस्तों, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है यह बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गोपाल वंश ने की थी। किसने दोस्तों, गोपाल वंश द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गोपाल वंश के शासक कौन थे, धर्मपाल थे, जिन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र भी माना जाता है। क्या माना जाता है, शिक्षा केंद्र भी माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। कहां दोस्तों, बिहार राज्य का जो भागलपुर जिला है वहां पर यह स्थित है। यह दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी जो बख्तियार खिलजी था, इसके द्वारा दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों हिस्ट्री का यह पार्ट 2 आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।